वंदे मातरम साथियों, नमस्कार। जय हिंद। मैं विवेक चौधरी आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। क्या 10 मई को भारत ने पाकिस्तान के ऊपर परमाणु हमला किया था या फिर पाकिस्तान ने अपनी ही गलती से अपने परमाणु बॉम्ब को नुकसान पहुंचा लिया? बात जो भी हो, पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है न्यूक्लियर रेडिएशन से। क्या है पूरी खबर इस वीडियो में जानेंगे। हालांकि इस बात से पाकिस्तान डिनाई कर रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे सबूत इस वीडियो में दिखाऊंगा जिसके बाद पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले साथियों, आप लोग देखिए, एक प्लेन आपको दिखाई दे रहा है। यह अमेरिका का विमान है जो पाकिस्तान में 10 तारीख को उड़ता हुआ नजर आता है। दूसरा आप लोग देखेंगे तो ये इजिप्ट यानी मिस्र का एक कार्गो प्लेन है जो आप लोगों को पाकिस्तान के ऊपर उड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि एक अमेरिका का विमान अगर पाकिस्तान में उड़ रहा है या मिस्र का एक विमान पाकिस्तान के ऊपर उड़ रहा है तो इसमें तो कोई नई बात नहीं है। तो दोस्तों, जो विमान अमेरिका का पाकिस्तान के ऊपर उड़ रहा है ये कोई साधारण विमान नहीं है। आप लोग देखिए, ये विमान है दोस्तों ये, और इसका नाम है B350 AMS। ये एक ऐसा विमान है, एक स्पेशल विमान है जो न्यूक्लियर इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको फ्लाइट रडार ने ट्रैक किया था जब ये पाकिस्तान के ऊपर उड़ रहा था, और ये उड़ रहा था नूर खान एयरबेस के ऊपर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मिस्र का जो दूसरा कार्गो प्लेन है ये आप लोग देख सकते हैं, ये भी कोई साधारण विमान नहीं है। क्यों नहीं है? पहले तो आप इसके उड़ने की स्थिति देखिए। कोई भी प्लेन भारत से जा रहा है या पाकिस्तान से कहीं से भी उड़ के जा रहा है तो एक सिंपल रास्ता चुनता है, सीधा सीधा रास्ता चुनता है। कोई भी जहाज, कोई भी विमान जिगजैग पोजीशन में नहीं चलेगा। इस तरीके से बताएं कौन सा विमान चलेगा। लेकिन आपको यहां पर यह विमान देखो किस तरीके से चलता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं ये जिगजैग पोजीशन में चल रहा है। थोड़ा जूम करके आप लोग देखेंगे तो और आपको समझ में आ जाएगा। ये दिख रहा है, पहले इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर। इस तरीके से जिगजैग पोजीशन में ये विमान उड़ रहा है। क्या कारण है इसका? तो पहला विमान मैंने बताया जो कि अमेरिका का विमान था, जो कि स्पेशल विमान है, न्यूक्लियर इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ऐसे इक्विपमेंट इसके अंदर लगाए गए हैं जो क्लाइमेट चेंज होता है तो उसके बारे में पूरी जानकारी साझा कर लेते हैं, और कितना नुकसान न्यूक्लियर बॉम्ब से हुआ है ये सारी जानकारी इस विमान से मिल जाती है। दूसरा जो ये कार्गो प्लेन है ये भी स्पेशल विमान है जिसके अंदर बोरोन केमिकल भरा हुआ था। बोरोन केमिकल क्या होता है? बोरोन केमिकल जब परमाणु रिएक्शन होता है तो उसके बाद ढाल का काम करता है, यानी उसके रेडिएशन को कम करने का काम करता है बोरोन केमिकल। और बोरोन केमिकल या तो समुद्र में पाया जाता है या नील नदी में पाया जाता है, और बहुत सारे देशों के अंदर ये केमिकल पाया जाता है। लेकिन मिस्र के अंदर एक नील नदी है, आप लोग यहां पर देख सकते हैं, नील नदी है। इस नील नदी में बोरोन केमिकल भारी मात्रा में पाया जाता है जो कि मिस्र में है। तो यहां से ये विमान आ रहा था और इसके चलने की स्थिति आप लोग देखिए, ऐसा लगेगा जैसे ये इस बोरोन जो केमिकल है इसका छिड़काव कर रहा है। देखो इस तरीके से, भाई कोई भी विमान जब छिड़काव करेगा ऊपर से तो इस तरीके से चलता हुआ ही तो वो छिड़काव करेगा। सीधा सीधा छिड़काव सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो इस तस्वीर से यह अंदाजा होता है कि जहां पर ये न्यूक्लियर रेडिएशन की जो है शिकार हुआ है पाकिस्तान, उस जगह पर यह विमान एक केमिकल का छिड़काव कर रहा है। मैं आपको बताता हूं, इसके बाद केवल इतना ही नहीं, एक तीसरा और सबूत मैं आपके सामने पेश करूंगा। पाकिस्तान में एक जगह है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में एक चगाई हिल है जहां पर पाकिस्तान ने 28 मई 1998 में पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट किया था। 10 तारीख को ही, यानी 10 मई को ही 1:44 पर यहां पर भूकंप आता है जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल के ऊपर 4 थी। बहुत ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन भूकंप क्यों आया, क्या कारण था भूकंप आने का? तो इसका मतलब है तीन तीन सबूत हमें ऐसे दिखाई दे रहे हैं। पहला सबूत कि अमेरिका का एक न्यूक्लियर इमरजेंसी वाला विमान पाकिस्तान के ऊपर उड़ता देखा गया। दूसरा, एक बोरोन गैस लेकर के मिस्र का कार्गो प्लेन पाकिस्तान के ऊपर छिड़काव करता हुआ देखा गया। तीसरा, 1:44 पर बलूचिस्तान की जो चगाई हिल है उसमें भूकंप आया था। तीनों चीजें इत्तेफाक कैसे हो सकती हैं? चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं। आप लोग जानते हैं कि पहलगाम हमले के बाद
जो 26 मासूम लोग पहलगाम हमले में मारे गए थे। उसके बाद 7 मई को एक ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था भारतीय सेना के द्वारा। 7 मई को ही रात में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया था भारतीय सेना के द्वारा, जिसमें 5 आतंकी ठिकाने पीओके में थे और 4 आतंकी ठिकाने पाकिस्तान के अंदर थे। इन सब को जो है वो तहस नहस कर दिया गया था, जिसमें करीब 100 से भी ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे। जिसके बाद पाकिस्तान ने भी भारत के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और ड्रोन से हमला शुरू कर दिया था। हालांकि भारत ने तो आतंकवादियों के ऊपर ही हमला किया था, लेकिन पाकिस्तान ने डायरेक्टली ड्रोन से हमला करना शुरू कर दिया। और क्योंकि हमारी जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम था, उसने कोई भी हमला कामयाब नहीं होने दिया, लेकिन क्योंकि मान के चलिए 100 ड्रोन अगर भारत की तरफ आ रहे हैं, उनमें से 2-4 ड्रोन तो उसकी पहुंच से बच भी जाते हैं और भारी नुकसान भी हो जाता है। तो नुकसान भी हुआ था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन काफी हद तक नुकसान को कम किया हमारे एयर डिफेंस सिस्टम। ये चलता रहा। लेकिन 8 मई को भारत ने फिर से, क्योंकि उधर से ड्रोन आ रहे थे, तो 8 मई को भारत ने लाहौर पर ड्रोन से हमला किया। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था HQ-9 है शायद, उसको भी जो है खत्म कर दिया था, उसको बेकार कर दिया था, तबाह कर दिया था उस सिस्टम को। तो अब जो भी मिसाइल या जो भी ड्रोन पाकिस्तान की तरफ जाएगा वो डायरेक्टली जा पाएगा, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। तो ये हमने किया था। लेकिन पाकिस्तान ने और भी गड़बड़ करना शुरू कर दिया। आप लोग शायद उसकी तस्वीर मैंने नहीं लगाई है, लेकिन मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान ने जैसे ही भारत ने 8 मई को लाहौर पर ड्रोन से हमला किया और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, तो अगले ही दिन पाकिस्तान ने 9 मई को ड्रोन से तो हमला कर ही रहा था, लेकिन साथ में मिसाइल से भी हमला करना शुरू कर दिया था। और यह मिसाइल 26 जगहों पर दाबी गई थी, यानी भारत के 26 अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान के द्वारा हमला किया गया था, जिसमें बहुत सारे सैन्य अड्डे भी थे और भारत के एयरबेस भी थे, जैसे पठानकोट, जैसलमेर, श्रीनगर। इन जगहों पर हमला किया था। कोशिश दिल्ली पर हमला करने की गई थी मिसाइल के द्वारा। हिसार में एक मिसाइल का टुकड़ा पाया गया था। तो इस तरीके से बहुत सारे अटैक पाकिस्तान ने किए। अब भारत को तो जवाबी कार्रवाई देनी थी, क्योंकि पाकिस्तान पूरे तरीके से मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा था। तो उसी रात, यानी पाकिस्तान ने 9 मई को यह अटैक भारत के ऊपर किया था। अगले ही दिन, यानी रात का समय था, हम उसी दिन कह सकते हैं या उससे अगले दिन, 10 मई का समय था, रात को 1 बजे का। 1 बजे से लेकर के, रात के 1 बजे से लेकर के सुबह के 4:30 बजे तक भारत ने जवाबी कार्रवाई देना शुरू कर दी, जिसमें पाकिस्तान के करीब 11 एयरबेस भारत ने तबाह कर दिए थे। उनमें से एक एयरबेस नूर खान एयरबेस था। अब सोचिए, मैंने समय आपको बताया है, 1 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक भारत ने ये जवाब दिया था। 1 बजे से 4:30 बजे तक। और पाकिस्तान में जो भूकंप आया, कितने बजे आया था? 1:44 पे, करीब उसी समय जब भारत ने अटैक करना शुरू किया था पाकिस्तान के ऊपर। अब सवाल यह है, क्या भारत ने परमाणु हमला किया था? तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर परमाणु हमला नहीं किया था। क्यों? क्योंकि भारत की एक पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज, यानी कभी भी भारत पहली या शुरुआती से परमाणु हमले का इस्तेमाल नहीं करेगा, यानी परमाणु बॉम्ब नहीं छोड़ेगा। तो दूसरा, क्या भारत की वायुसेना ने परमाणु अड्डे को उड़ा दिया पाकिस्तान के? तो ऐसा भी नहीं है। एयर मार्शल AK भारती ने कहा है कि हमने किसी भी पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने को नहीं उड़ाया है, हमने किसी भी परमाणु जो ठिकाना है उसके ऊपर हमला नहीं किया है। और उन्होंने मुस्कुराते हुए यह भी कहा कि हमें तो पता भी नहीं कि उनके न्यूक्लियर जो वेपन है वो कहां रखे हुए हैं, हमें इस बात का भी पता नहीं है। तो फिर असलियत क्या है? तो फिर सच्चाई क्या है? तो मैं आपको बताता हूं। उस रात जो भारत ने हमला किया था, उस हमले में एक स्पेशल मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था, जिसका नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। नाम से ही अंदाजा हो गया होगा, ब्रह्मोस मिसाइल भारत की बहुत खतरनाक मिसाइल है। ब्रह्मोस, जिसकी अगर स्पीड की बात करें तो करीब 3400 किलोमीटर, यानी 3400 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है।
और इसी बीच अगर हम ध्वनि की स्पीड को मेजरमेंट करें, यानी कि अगर हम साउंड की स्पीड को देखें, तो साउंड की स्पीड होती है 1235 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी 12 दूने 24, 12 तिये 36, करीब करीब 3 गुना ज्यादा स्पीड है ब्रह्मोस मिसाइल की। और इस मिसाइल की खासियत यह है कि ये रडार में भी नहीं आती है, और ये दुश्मन का खात्मा कर देती है, और दुश्मन को पता भी नहीं चलने देती कि भैया ये अचानक से हुआ क्या। तो इस मिसाइल का प्रयोग भारत के द्वारा किया गया था, और इस मिसाइल को नूर खान एयरबेस पे गिराया गया। बताया गया कि इस मिसाइल से वहां जो नूर खान एयरबेस है उसके आसपास कुछ न्यूक्लियर अड्डे थे पाकिस्तान के, जिससे नुकसान हुआ पाकिस्तान के एक परमाणु बॉम्ब को, जिसके बाद वहां से परमाणु रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया। जो वेपन था वो लीक हो गया या उसके अंदर विस्फोट हुआ, जिसके बाद काफी भारी मात्रा में पाकिस्तान को नुकसान हुआ। हालांकि एक वीडियो भी पाकिस्तान की काफी वायरल हुई थी, जिसमें सुरक्षाकर्मी वहां से, जहां ये नूर खान एयरबेस के आसपास से कुछ लोगों को हॉस्पिटल लेकर के जा रहे हैं, मास्क लगाया हुआ है स्पेशली, और उन लोगों को बहुत तेजी से हॉस्पिटल की तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी घायल अवस्था में नहीं है, नॉर्मल आपको देखने में लगेंगे, लेकिन वो बेहोशी की हालत में है। ऐसा क्यों? तो ऐसा तभी हो सकता है जब न्यूक्लियर रेडिएशन का शिकार कोई व्यक्ति हुआ हो, क्योंकि न्यूक्लियर रेडिएशन के बाद में जो टेम्परेचर होता है वो करीब 1650 डिग्री सेल्सियस से और 2200 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि न्यूक्लियर रेडिएशन का शिकार वो लोग हुए हों। फिर अगली सुबह आती है, और अगली सुबह पाकिस्तान यूएसए के पास कॉल करता है। यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसके पास, उनके पास कॉल करता है और कहता है कि भाई अब हमारे इस युद्ध को रुकवाओ। भारत तो गुस्से में आ गया और जवाबी कार्रवाई भरपूर तरीके से दे रहा है। अब इस युद्ध को, इस अटैक को रुकवाओ, वरना हमारा भारी नुकसान हो जाएगा। अमेरिका का राष्ट्रपति या अमेरिका के राष्ट्रपति फोन करते हैं भारत के प्रधानमंत्री के पास, मोदी जी के पास, और कहते हैं कि मोदी जी इस युद्ध को रुकवाओ वरना पाकिस्तान का नुकसान हो जाएगा। वहां पर लगता है कि न्यूक्लियर जो है वो लीक हुआ है वेपन, तो ये स्थिति खराब है, आप युद्ध को रुकवाओ। तो मोदी जी ने मना कर दिया कि नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि पाकिस्तान ने गलत तरीके से जो है भारत पर अटैक किया है, इसका जवाबी कार्रवाई हम लोग देंगे, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, इसको रोकेंगे नहीं युद्ध को। और ये मना कर देते हैं मोदी जी। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से पाकिस्तान के पास कॉल करते हैं और कहते हैं कि भाई भारत बिल्कुल भी तैयार नहीं है युद्ध को रोकने के लिए। आप एक काम करिए, अपने डीजीएमओ से, यानी पाकिस्तान के डीजीएमओ से, जो आर्मी के ऑफिसर होते हैं, उनसे कहिए जो भारत के डीजीएमओ के पास कॉल करेंगे और उनसे सीज फायर के लिए बोलिए, शायद वो मान जाए। तो ऐसा ही होता है। लगभग 3:35 का समय था जब पाकिस्तान के डीजीएमओ की कॉल आती है भारत के डीजीएमओ के पास, और कहा जाता है कि हम युद्ध नहीं करना चाहते और आप इस युद्ध को रोकिए और सीज फायर लागू कीजिए। तो काफी रिक्वेस्ट के बाद भारत की जो सेना है वो मान जाती है और कहती है ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मान जाते हैं। करीब 5 बजे से सीज फायर लागू हो जाता है और युद्ध विराम जैसी स्थिति में पहुंच जाता है। लेकिन इस न्यूक्लियर वेपन से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ साथियों। और थोड़ी सी जानकारी मैं न्यूक्लियर वेपन के बारे में देना चाहूंगा आपको, कि न्यूक्लियर वेपन कोई ऐसा वेपन नहीं है कि जिसे कहीं भी रखा जा सकता है। इसे बड़ा ही सेफ जगह पर रखा जाता है। इसको 3 पार्ट में अलग अलग रखा जाता है, यानी एक एक जगह इसको नहीं रखा जाएगा कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब है, इसको मिसाइल में लगा के एक जगह रख दिया कि जब जरूरत होगी तो बटन दबा दें, ऐसा नहीं। इसमें एक फीजन होता है, फीजन को अलग रखा जाता है। अगर उस फीजन के ऊपर कोई भी अटैक होगा या विस्फोट होगा तो उससे कोई नुकसान भारी नहीं होगा। तो फीजन को अलग रखा जाता है, बॉम्ब को अलग रखा जाता है। तो जब जरूरत होती है इसको यूज करने की, तो उस फीजन को बॉम्ब के पास जोड़ा जाएगा या बॉम्ब से जोड़ा जाएगा, तब ये एक्टिवेट होता है, तब ये युद्ध के लिए एक्टिवेट हो पाता है। इसके बाद तीसरा जरूरत होती है कैरियर की। कैरियर यानी अब इसे छोड़ा कैसे जाएगा, तो कैरियर से इसको लेके जाएगा। 3 तरीके से इसको छोड़ा जा सकता है, या तो सड़क के रास्ते से, वायु के रास्ते से, या समुद्र के रास्ते से। हालांकि पाकिस्तान के पास केवल 2 ही तरीके से हैं न्यूक्लियर हथियार को छोड़ने के। एक
सड़क के रास्ते से, दूसरा वायु के रास्ते से। समुद्र के रास्ते से कोई तरीका भी पाकिस्तान के पास नहीं है। हालांकि भारत के पास तीनों रास्ते हैं, वो समुद्र से भी छोड़ सकता है और हवा से भी और सड़क से भी। तो इसलिए तीन पार्ट में अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि बॉम्ब को पूरा तरीके से एक ही जगह पर लॉन्च करके रखा जाता है कि तब जरूरत होगी तो बटन दबा देंगे और तबाह कर देंगे साथ में। अब एक और विषय है बड़ा गंभीर। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि भाई जो डोनाल्ड ट्रंप है या अमेरिका है वो क्यों इंटरेस्ट ले रहा है हमारे भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच में। तो मैं आपको बता दूं कि कुल 9 देश हैं पूरी दुनिया में जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, यानी जिनके पास न्यूक्लियर हथियार है। केवल 9 देश है। और इन 9 देशों में से केवल अकेला देश ऐसा है जो मुस्लिम देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। अकेला देश है पाकिस्तान। चलो, मुस्लिम देश है, अकेला पाकिस्तान है। इससे क्या नुकसान हो सकता है? तो इससे ये नुकसान हो सकता है कि नॉर्मली भी चाहे तो जो और मुस्लिम देश हैं उनको नुकसान इसके द्वारा पहुंचाया जा सकता है। दूसरा सबसे बड़ा डर जो ना केवल अमेरिका को है, ये पूरी दुनिया को है कि यहां पर पाकिस्तान के अंदर ना तो सेना की चलती है, ना यहां के किसी राजनेता की चलती है, ना यहां आतंकवादी की चलती है। दूसरी ओर देखें तो यहां तीनों अपने आप में सुप्रीम है। नेता भी अपने आप में सुप्रीम है, यहां पर आर्मी भी अपने आप में सुप्रीम है और आतंकवादी भी। तीनों की चलती है। क्योंकि कब आतंकवादी आकर के इस पे कब्जा कर ले न्यूक्लियर वेपन पे और इसका यूज कर ले, तो ये भी हो सकता है। तो ये भी खतरा दुनिया को है। दूसरा, यहां पर जो आर्मी है वो भी खुद अपनी चलाती है, तो आर्मी वाले चाहें तो खुद न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेता चाहें डिसीजन दे तो ये वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि कोई भी एक तरीके से एक मतलब कह सकते हैं एक तरीका नहीं है इनमें, और ना ही इनके पास फर्स्ट यूज पॉलिसी है, ये पहले से भी छोड़ सकते हैं। तो ये है सारी चीजें। कुल मिलाकर के पूरी दुनिया को पाकिस्तान के पास ये न्यूक्लियर वेपन होने से खतरा जरूर लगता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी संख्या में आतंकवादी हैं। ये कारण है। तो ये वीडियो थी, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और ये पूरा मैटर था कि हालांकि उस रात हुआ क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और एक प्यारी सी कमेंट जरूर करें। नमस्ते साथियों, जय हिंद, टेक केयर।